में एक गोदाम में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा जिस जगह पर हुआ वहां आसपास कई दूसरी मंजिलें भी, इमारतें भी मौजूद थीं, जिनके बीच से अचानक आग की लपटें उठने लगीं और धुएं का गुब्बार ऐसे फैलने लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। इसे देखकर पूरे इलाके के लोग खौफ से भर गए। तुरंत ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और इस भीषण आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया। बंगाल में जिस परिवर्तन और विश्वास की बात पीएम मोदी ने की है, उसका सीधा सीधा बंगाल की जनता से कनेक्शन है, क्योंकि बीते दशकों में बंगाल की जिस जनता को नारों के नाम पर ठगा गया है, अब उसी जनता का विश्वास और भरोसा बीजेपी जीतना चाहती है। इसलिए मुद्दों के चक्रव्यूह के साथ बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी को भी घेरा जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह दावा किया कि बंगाल में जिस असूल परिवर्तन की बात लगातार बीजेपी कर रही है, उस असूल परिवर्तन में विश्वास ही वो शब्द है जिस पर खरा उतरकर बीजेपी बंगाल के सियासी माहौल को न सिर्फ बदलने वाली है, बल्कि बंगाल का भविष्य भी इसी विश्वास के जरिए बदला जा सकता है। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मंच से यह दावा भी किया कि बीजेपी बंगाल में जिस परिवर्तन का दावा कर रही है, उस परिवर्तन में हर किसी को बराबरी का हक दिया जाएगा। उस परिवर्तन में ना स्थानीय भेद रहेगा, ना मजहब का भेद रहेगा, हर किसी को बराबरी का हक दिया जाएगा। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा, जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं, जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। जय श्री राम! जय श्री राम के नारों और वंदे मातरम की गूंज के बीच पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को यह लिखित भरोसा दिलाने की भी कोशिश की कि बीते कई दशकों में बंगाल ने जो कुछ खोया है, बीजेपी हर हाल में उसे वापस दिलाकर रहेगी। आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे।
बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देते हुए पीएम मोदी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बंगाल में कमीशनबाजी की समस्या ना होती तो कई रुके हुए कामों को वक्त से पहले पूरा कर लिया गया होता। लेकिन बीजेपी अब उसी रुकी हुई ठहरी हुई व्यवस्था को रफ्तार देने का काम करेगी। इनकी कमीशनबाजी की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़े हुए कई काम देखिए कब तक रुके हुए हैं। ऐसे रुके हुए हर काम को भाजपा सरकार में तेज गति दी जाएगी। बंगाल में जिस तबके की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई उसमें वो वर्ग शामिल है जो झुग्गियों में अपना जीवन बिताता है, रेहड़ी और ठेलों पर अपने परिवार का पेट पालता है। यहाँ भी पीएम मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही इन लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया जाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद कोलकाता में झुग्गियों में रहने वाले को भी पक्के घर मिलेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। रेहड़ी और ठेला लगाने वाले हमारे भाई बहनों को भी भाजपा सरकार में स्वनिधि योजना का लाभ तेज गति से दिलाया जाएगा। कानून व्यवस्था और लाल फीताशाही जैसे मुद्दे बंगाल में हमेशा से जनता की परेशानी का सबब रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने ब्रिगेड परेड मैदान के मंच से इस बात का भी वादा किया कि सिस्टम में पारदर्शिता लाना और हर एक तबके तक सहूलियतों को पहुंचाना ही बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए गांव और शहरों के स्थानीय शासन यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के शासन में पूरी पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से तहस नहस किया गया है वो आप भली भांति जानते हैं। इस व्यवस्था को बंगाल में भाजपा फिर से मजबूत करेगी। सरकारी सिस्टम पर, पुलिस पर, प्रशासन पर जनता का विश्वास जागे, हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे। ये हम लाएंगे। भाजपा सरकार में एग्जाम से लेकर के ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट तक एक पारदर्शी व्यवस्था फिर से खड़ी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्कूटर यात्रा पर भी पीएम मोदी ने चुटकी ली। स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन
जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। पीएम मोदी ने इस दौरान बंगाल के उन तमाम मुद्दों पर ममता सरकार को घेर लिया जिनका जनता से सीधा सरोकार है। मसलन बंगाल में कट मनी का मुद्दा, बंगाल में कमीशन खोरी का मुद्दा, बंगाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा, बंगाल में सियासी हत्याओं का मुद्दा, बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा, बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा, बंगाल में अफसरशाही का मुद्दा और बंगाल में केंद्र की योजनाओं की अनदेखी का मुद्दा। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। इन मुद्दों के चक्रव्यूह को पीएम मोदी ने कुछ ऐसा बुना जिनसे पार पाना बंगाल सरकार के लिए हरगिज आसान नहीं होने वाला है। ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में यह दावा किया कि बंगाल में टीएमसी का यह आखिरी दौर है। इस दौर के बाद टीएमसी बंगाल से पूरी तरह साफ होने जा रही है। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कोमल छाप। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। ब्रिगेड मैदान पर पीएम मोदी की इस हुंकार ने विरोधी खेमे की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है और ऐसा महज इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ ब्रिगेड परेड मैदान में इस महारैली का आयोजन किया, वो रणनीति पूरी तरह से सफल साबित होती दिख रही है। यही वजह है कि बंगाल की सियासत में बीजेपी ने परिवर्तन के जिस नारे को बुलंद किया है, वो नारा बंगाल की सियासी फिजाओं में अब और तेज हो चला है। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी में सेना की बैरक में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिनमें 20 लोगों की मौत हो गई जबकि 400 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में धमाके वाली जगह से धुएं का गुब्बार आसमान में उठता नजर आया। धमाके के बाद लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग धमाके में घायल आदमी को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी वजह से वहां मौजूद आसपास के कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए।
लक्षद्वीप के पास समंदर में पाकिस्तान से आ रही 3 नावों से भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप को जब्त किया गया। बताया गया कि ये नाव श्रीलंका की हैं, जो पाकिस्तान होकर आ रही थी। कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई में 19 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। तो पाकिस्तान से आ रही थी ये नाव, 3 नाव, जिनसे बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप को जब्त किया गया है और इस सब के बीच 19 लोग भी लिए गए हैं हिरासत में। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो समंदर से ये ड्रग्स बरामद हुई है। 3 नाव में ये ड्रग्स रखी गई थी। बड़ी खेप बताई जा रही है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप को बरामद किया गया है। ये तीनों नाव श्रीलंका की पाकिस्तान से आ रही थी और इसी दौरान इनको पकड़ लिया गया। 19 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार के बांका में जमीन विवाद के बाद जेडीयू के एक विधायक को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। आरोप है कि जमीन पर कब्जा जमाने के लिए विधायक अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में हथियार लेकर गांव पहुंच गए। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले उन हथियारों को देखकर उन पर ही भड़क जाएंगे। गुस्साए लोगों ने उनकी और उनके समर्थकों की गाड़ियों को गांव के बाहर ही घेर लिया, जिसके बाद उन्हें लोगों के सामने सफाई देनी पड़ी। राइफल लेके आने का क्या जरूरत है? लेके चलते हैं भाई। नहीं। हंगामा यही शांत नहीं हुआ। जिस जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसके लिए भी गाँव वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन गांव वालों के तेवर नरम नहीं पड़े। आखिरकार विधायक को उन लोगों से माफी मांगनी पड़ी और अपने समर्थकों के साथ गांव से लौट जाना पड़ा। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। ये पुल फेनी नदी पर बना है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। इसके अलावा पीएम मोदी त्रिपुरा में कई दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज सतगछिया सीट से टीएमसी की विधायक सोनाली गुहा आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विरोधियों पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कुछ रोज पहले उन्हें एक फोन आया, जिसमें कहा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो ममता बनर्जी के समर्थन में बंगाल जा रहे हैं और अगर आप भी उनके समर्थन में बंगाल चलेंगे तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। हमें ममता के लिए काम करना है और मैं 50 लाख अपने साथ लाऊंगा, जो मैं आपको दूंगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वहां 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके तहत हर रोज सुबह 6 से रात 9 बजे तक जीवन सामान्य रहेगा। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के पास समंदर में कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका की 3 नावों को पकड़ा, जिनसे भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि तीनों नाव पाकिस्तान से भारत आ रही थीं। तेलंगाना सरकार ने 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य की सभी महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र के बीड जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो और एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। सीरिया में तुर्की की सीमा के पास एक मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला तेल टैंकरों के एक डिपो पर किया गया, जो तुर्की के समर्थन वाली विरोधी सेना के कब्जे में था, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया। करीब 200 तेल टैंकर इस हमले की चपेट में आकर तबाह हो गए। उन टैंकरों में भीषण आग लग गई, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। आग की आसमान छूती लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बाद में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी। आरोप है कि यह हमला रूस ने करवाया है। हालांकि रूस की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया। दक्षिण भारत के राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य की सत्ता पर काबिज एलडीएफ पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने ये दावा किया कि राज्य राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है और बीजेपी ही केरल का विकास कर सकती है। सोने की तस्करी के मामले में अमित शाह ने केरल के सीएम से सवाल पूछे और जनता को जवाब देने के लिए कहा। इलिटरेसी को सबसे पहले देश में परास्त करने वाला राज्य ये मेरा केरल था। पर्यटन को
इंडस्ट्री के रूप में प्रस्थापित करने वाला देश का सबसे पहला राज्य ये मेरा केरल था। और आज ये केरल एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, एलडीएफ, यूडीएफ, बारी बारी ये सत्ता के चक्कर में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। ये एलडीएफ और यूडीएफ में एक हेल्दी कंपटीशन है, केरल को आगे बढ़ाने की नहीं, भ्रष्टाचार करने की। यूडीएफ आता है तो सोलर स्कैम करता है और एलडीएफ आता है तो डॉलर गोल्ड स्कैम करता है। ये दोनों में स्पर्धा लगी है स्कैम करने की। मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि डॉलर और सोना तस्करी के मुख्य आरोपी आपकी ऑफिस के आपके अधीन काम करते थे या नहीं करते थे? हाँ या ना? केरल की जनता को आप बताइए। आपके विभाग ने, आपकी सरकार ने उनको 1 महीने का 3 लाख का मासिक वेतन दिया था या नहीं दिया था? आप केरल की जनता को बताइए, हाँ और ना। ये जो आरोपी महिला है, बार बार आपके आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास पर क्यों आती थी और जाती थी, वो केरल की जनता जानना चाहती है। आप इसको बताइए, आती थी या नहीं आती थी, हाँ और ना। मित्रों, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य का शंकास्पद मृत्यु हुआ, इसकी जांच आपने कराई, हाँ और ना? ये सारे सवाल के जवाब सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी। सार्वजनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण पद पर बैठते हैं, जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठते हैं, उन्होंने पारदर्शिता रखनी चाहिए अपने जीवन में। पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले पर उनको घेरा और कुछ दिन पहले स्कूटर चलाने की तस्वीरों के बहाने उन पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने टीएमसी को बुआ भतीजे की पार्टी बताया। मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है, उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ब्रिगेड परेड मैदान में पीएम मोदी की मेगा रैली के बाद बंगाल की सियासत अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सत्ता की जंग और ज्यादा तल्ख तेवरों में तब्दील होने वाली है, क्योंकि रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोगों ने जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा। और यही वजह है कि इस रैली के दम पर जहां बीजेपी एक बार फिर परिवर्तन का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी खेमे में मोदी की इस रैली से मच गया है हड़कंप। ये वो लोग हैं जिन्होंने
बंगाल का विश्वास तोड़ा। सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। चाकरी, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, 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 हम सभी का संकल्प जरूर पूरा होगा। ब्रिगेड ग्राउंड पर जन सैलाब। मेगा रैली में लाखों की भीड़। बीजेपी का मिशन 200 प्लस। बंगाल में परिवर्तन का पहला ट्रेलर। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। बंगाल की सियासत में ब्रिगेड मैदान से आई इन तस्वीरों ने एक नया इतिहास लिख दिया है। ब्रिगेड मैदान का चप्पा चप्पा उस रैली के रंग में रंगा है जिसे बंगाल के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है। नजर जिधर जाए उधर परिवर्तन के नारों की गूंज। ये पहली बार है जब बंगाल इतनी बड़ी रैली का साक्षी बना है। खुद पीएम मोदी ने जब मंच संभाला तो ब्रिगेड ग्राउंड में उमड़े इस अपार जन समूह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो, ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला। बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का ये ऐसा ट्रेलर था जिसने बंगाल में बीजेपी के विरोधियों की नींद उड़ा दी है। खासकर सत्ताधारी टीएमसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण से तिलमिला उठी है जिसने बंगाल में ममता सरकार की कलाई खोलकर रख दी है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 2400 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी है। इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमि का जो हाल किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी
बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिगेड ग्राउंड की इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। ये भीड़ मैदान की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। कैमरे का रुख जिधर हो रहा था उधर बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। लिहाजा पीएम मोदी ने ममता सरकार पर सियासी हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। आज जो ये जनसागर मौजूद है वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी समेत उस तीसरे मोर्चे पर निशाना साधा जो येन केन प्रकारेण बीजेपी के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए बनाया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने दावा किया कि भले ही विरोधी कितने ही गुट क्यों न तैयार कर लें, लेकिन बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि उसे बंगाल की सत्ता में किसे लाना है और किसे बंगाल की सत्ता से बेदखल करना है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। बंगाल के बौद्धिक जन हो, कला जगत के लोग हो, सभी अपना प्रेम, अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सबके दिल में एक ही इच्छा है, हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे। बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाली बीजेपी के लिए ये मेगा रैली किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पार्टी ने जैसी उम्मीद जताई थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ ब्रिगेड मैदान पर दिखाई दी। ये भीड़ जहां बीजेपी का हौसला बढ़ाने के लिए काफी थी, वहीं मोदी विरोधियों के लिए ये भीड़ किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन, आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। 5 महीने बाद महाराष्ट्र में एक दिन में 11,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में करीब 5 महीने बाद एक दिन में 11,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जबकि इस वायरस से 38 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 24 घंटों में 1,361 नए मरीज मिले और 4 लोगों की मौत हुई। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा।
हरियाणा के सोनीपत में स्टील के बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। महाराष्ट्र के बीड में एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो रिक्शा और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। कई साल पहले अतीक अहमद ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कर रखा था। किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद झाड़ोदा बॉर्डर को पुलिस ने खोल दिया, जिस पर लोगों ने खुशी जताई। इसके खुलने से हरियाणा के बहादुरगढ़ की तरफ से दिल्ली आने वाले लोगों को जैम से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखाई दिए। ये घटना कुछ दिनों पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया। खबर है कि छेड़खानी के मुद्दे पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट की वजह बन गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान कई महिलाएं भी लड़ाई करती नजर आईं। उन्हें लड़ता देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं। वहीं एक की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि करीब 5 महीने बाद एक दिन में राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार जा पहुंची है, जबकि इस जानलेवा वायरस की वजह से पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, सिर्फ मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान 1361 नए मरीज सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया, जिसके तहत हर रोज सुबह 6 से रात 9 बजे तक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान चिकित्सा सेवाएं, औद्योगिक सेवाएं और मीडिया को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, जबकि शादी, धार्मिक समारोह, खेल, राजनीतिक कार्यक्रम और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, औरंगाबाद की सबसे बड़ी जाधव मंडी 11 मार्च से 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगी। संभाजीनगर में जो लॉकडाउन अंशतः लॉकडाउन किया, पार्शियली लॉकडाउन किया है, जो सुबह 6 से 9 तक जो भी है दैनंदिन जो व्यवहार है शुरू रहेंगे, और उसके बाद रात को 9 से सुबह 6 तक कर्फ्यू मतलब लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और सैटरडे और संडे को पूरी तरह लॉकडाउन उन्होंने करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रह सकती है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने दावा किया कि हरियाणा से कम पानी छोड़े जाने की वजह से पानी का उत्पादन कम हुआ है। वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में कुछ दिनों तक पानी का संकट गहरा सकता है। हालांकि इस संकट से उबरने के लिए दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा सरकार के संपर्क में है और इसके अलावा राघव चड्ढा ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की और हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़े जाने पर दखल देने की मांग भी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को उसके घर के बाहर ही पीटते दिखाई दिए। बताया गया कि मोबाइल फोन को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाश उस लड़के के घर के बाहर इकट्ठा हुए और जैसे ही वो बाहर निकला, वो एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने उस लड़के पर लात और मुक्कों की बारिश कर दी। इस बीच उसके घर की महिलाएं उसे बचाने के लिए उन बदमाशों से भिड़ गईं, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों ने उस लड़के की खूब पिटाई की। बाद में जब मोहल्ले के कुछ लोग वहां पहुंचे, तब जाकर हंगामा शांत हो सका। वहीं बदमाश भी मौका पाकर वहां से फरार हो गए। बाद में मारपीट का ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। आरोपी जो है उनके खिलाफ जो तहरीर है वो तहरीर आ गई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। हरियाणा के सोनीपत में स्टील के बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की जानकारी फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में फैक्ट्री से काले धुएं का गुब्बार निकलता दिखाई दिया। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
आग कैसे लगी इस बात का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसे उसने कई साल पहले करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया था। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम वहां खुदाई करने वाली कई मशीनों के साथ पहुंची और फिर एक एक कर सारे अवैध कब्जे को ढहा दिया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह का बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। 9 और 10 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 और 10 मार्च को बुंदेलखंड के 6 जिलों का दौरा करेंगे। अपने इस 2 दिनों के दौरे के दौरान सीएम योगी अलग अलग जिलों में चल रहे विकास के कामों का निरीक्षण करने के साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए रोड सेफ्टी सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड लेजेंड्स ने 7 विकेट से बांग्लादेश लेजेंड्स को हरा दिया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की टीम 113 रन ही बना सकी, जिसे इंग्लैंड ने कप्तान केविन पीटरसन की ताबड़तोड़ बैटिंग की बदौलत 14वें ओवर में हासिल कर लिया। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यकर्ता विनय कृष्ण के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। कुछ रोज पहले विनय कृष्ण को बदमाशों ने लूटपाट के दौरान चाकू मार दिया था, जिनकी इलाज के दौरान एक दिन पहले मौत हो गई थी। बिहार के कटिहार में डॉक्टर से फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश में एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम करता था, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी।